हेलो क्लास 9th के बच्चों। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जिसके गद्य खंड में पाठ 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक शरद जोशी जी हैं। और बच्चों, शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे और फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका बना लिया। आजीविका मतलब जिससे व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, नौकरी होती है, व्यवसाय होता है, उसी तरह से ये लेखन का कार्य करते थे। इससे जो भी इनको धन मिलता था उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। और इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अलावा हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी जी भी एक हैं। बच्चों, व्यंग क्या होता है? व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें किसी की सीधी आलोचना नहीं की जाती है और उसको मजाकिया तरीके से, है ना, इनडायरेक्टली हास्य विनोद के माध्यम से समस्या को उजागर किया जाता है ना। और मतलब एक तरह से चेतना जागृत की जाती है, सचेत किया जाता है। तो ये जो पाठ है ना, तुम कब जाओगे अतिथि, इसमें शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी भी रिश्तेदार के घर ना बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, चाहे उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। तो बताना चाह रहे हैं कि अच्छा अतिथि कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अब देखो, पहली लाइन में बच्चों समझ में आ गया ना कि उनके घर में, यानी शरद जोशी जी के घर में अतिथि को आए हुए चौथा दिन है। और चौथे दिन वो ये सोच रहे हैं कि भाई तुम कब जाओगे, जा क्यों नहीं रहे हो। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, वो कह रहे हैं सामने कैलेंडर है फिर भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। बैठे बैठे सिगरेट फूंक रहे हो, कैलेंडर में तारीख पे तारीख बढ़ रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि चौथा दिन हो गया तुम्हें यहाँ पर आए हुए। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। तो कह रहे हैं वो कि जो तारीखें हैं वो कितनी नम्रता से फड़फड़ा रही है, क्योंकि अतिथि है, अतिथि से ऐसे तो कह नहीं सकते, कोई नम्रता से ही कहना पड़ता है जो भी कुछ है। तो वो ये कह रहे हैं कि तारीखें भी नम्रता से, लेकिन एकदम फड़फड़ा रही हैं, वो भी परेशान हैं कि जा क्यों नहीं रहा है ये अतिथि। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। वो कह रहे मैं दिखा कर तुम्हें तारीखें चेंज कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कितने दिन हो गए तुम्हें। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। वो कह रहे हैं देखो, तो हिसाब लगाना तो आता ही होगा, ये चौथा दिन है और तुम्हारे सतत आतिथ्य मतलब 4 दिन से हम तुम्हारा आतिथ्य कर रहे हैं, तुम्हारा सत्कार सेवा कर रहे हैं, और ये वो सत्कार का चौथा भारी दिन है। तुम्हें क्या पता हमारे ऊपर ये कितना भारी पड़ रहा है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। अब वो कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट गए थे ना चंद्रमा पर, तो वो सबसे पहले 2 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, अंतरिक्ष यात्री। तो कह रहे हैं कि वो भी तो चांद पर नहीं रुके थे जितना कि तुम हमारे घर में आ गए हो जरा सी यात्रा करके और रुके हुए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी
काफ़ी मिट्टी खो चुके। तो यानी वो कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने भारी चरण कमल, मतलब भारी इसलिए हो गए क्योंकि वो जा नहीं रहे हैं ना, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो उन पर भारी पड़ रहा है उनका रहना। तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर अपने, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स ने, अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर अपने चरण, अपने कदमों के निशान छोड़े थे, तो कैसे उसी तरह तुम हमारे यहाँ भी निशान छोड़ चुके हो। तुमने मेरे साथ एक अच्छा अंतरंग निजी संबंध, यानी कि बहुत हमने पर्सनल निजी बातचीतें कर ली। और तुमने ये भी देख लिया कि मेरी आर्थिक सीमाएं क्या हैं, क्योंकि 4 दिन में मैंने जिस तरह से तुम्हारा स्वागत सत्कार किया, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तुम ये देख ही रहे हो कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस तरह से हम मेहमानों की लगातार सेवा ही करते रहें। और तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खो चुके हो, मतलब अब तुम्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हो। अब हमारे पास और पैसे नहीं है तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तो वो मन ही मन कह रहे हैं कि अतिथि अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। 4 दिन है, ये आज चौथा दिन है और अब तुम्हारे जाने का ये बिल्कुल हाई टाइम है। अब तुम्हें जाना ही चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हारा घर परिवार ना तुम्हें याद आ रही है, ना वो कोई तुम्हें बुला रहा है? तुम क्यों नहीं, तुम्हारा परिवार तुम्हें कहता है कि आ जाओ। उस दिन जब तुम आए थे, अब लेखक जी याद कर रहे हैं कि जिस दिन तुम आए थे उस दिन का बता रहे हैं कि मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो कह रहे हैं कि जिस दिन अतिथि उनके घर आए थे, एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली किसी तरह से अपना खर्चा पूरा करते हैं महीने में, तो जब मेहमान आ जाते हैं तो उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। तो कहते हैं जब ये अतिथि तुम मेरे घर आए थे तो मेरा हृदय आशंका से धड़क उठा था और मेरा बटुआ कांप उठा था कि मेरे बटुए में पैसे जितने होते हैं उतने अपने खर्चे भर के ही होते हैं। अब ये कैसे मैं इस अतिरिक्त खर्चे को कैसे संभालूंगा, कैसे उठाऊंगा, इस बात से उनका बटुआ कांप गया था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। वो कह रहे हैं इसके बावजूद हमारा बटुआ कांप गया, हम घबरा गए, हम कैसे तुम्हारा स्वागत सत्कार करेंगे, हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं। इसके बावजूद हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो होती है ना, भारतीय परंपरा है बच्चों, हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसके बावजूद मैंने बड़े स्नेह से और मुस्कुरा कर तुम्हारा स्वागत किया था। मेरी पत्नी ने भी बड़े आदर के साथ तुम्हें नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था, है ना। जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो क्या करते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा खाना बनता है। मम्मी लोग देखो रायता बना रही हैं, चटनी बना रही हैं, खीर बना रही हैं, पनीर की सब्ज़ी बन रही है ना, पापड़ है, 2-3 तरह की सब्जियां, मिठाई, सब चीज़ें हम लोग अतिथि के लिए अच्छे से करना चाहते हैं, जो भी हम लोग मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम वैसे तो हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे सम्मान में हमने अपने रात के भोजन को उच्च मध्यम वर्ग का डिनर बना दिया था, है ना। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, है ना। रोज़ रोज़ तो मीठा बनता नहीं है मध्यम वर्ग में। तो कह रहे हैं कि हमने रायता भी बनाया था, मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। कह रहे हैं कि हमने इतना उत्साह दिखाया, इतने प्यार लगन से तुम्हारी सेवा करी, तो एक आशा थी हमें। आशा क्या थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। उन्होंने कहा हमें आशा थी कि आज हम तुम्हारा स्वागत सत्कार कर देते हैं और कल तुम किसी रेल में बैठोगे और वापस चले जाओगे और अपने मन में एक अच्छा सा शानदार मेहमान नवाजी हमने की, इसकी छाप लेके जाओगे, एक अच्छा इंप्रेशन लेकर जाओगे कि बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी यहाँ पर खातिरदारी हुई थी। हम लोग होते ना कभी कभी किसी के घर जाते फिर कहते भाई उन्होंने तो बहुत अच्छे से खातिरदारी करी। तो उस तरीके की बात वो कर रहे हैं। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। क्या होता है जब अतिथि जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई और रुक जाओ एक दिन, थोड़ा बैठो थोड़ा। ये क्या होता है कि एक तरह से फॉर्मेलिटी की जाती है ना, फिर अतिथि चले जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों लोगों का एक आपसी प्रेम बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि जब तुम जाने लगोगे अगले दिन तो हम तुमसे रुकने के लिए कहेंगे, तुम मानोगे नहीं और तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। अब वो कह रहे पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, दूसरे दिन तुम जाने के लिए नहीं कहा तुमने।
दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मतलब अपनी मुस्कुराहट लिए अतिथि की और ऐसे घर में बैठे रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। कह रहे हमें तो पीड़ा हुई कि अरे ये जा क्यों नहीं रहे अब, आज तो कल तो हमने बहुत खातिरदारी कर दी, फिर भी हमें अंदर से तकलीफ़ हुई कि क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर भी चलो हमने अपनी पीड़ा को अंदर ही अंदर मन ही मन में रखा और हम ऊपर से प्रसन्नता दिखाते रहे कि भाई हम आपके आने से बहुत खुश हैं। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। तो कह रहे हैं कि रात पहले दिन तो हमने बहुत ज़्यादा उच्च बिंदु तक जाके स्वागत सत्कार किया, मीठा बनाया, रायता बनाया, सब्जियां बनाई। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरे, फिर हमने दोपहर का भोजन आपको खिलाया जिसमें हमने उसको लंच की तरह उसको भी बढ़िया बनाया, है ना, उसको लंच बना दिया और फिर रात को हमने तुम्हें सिनेमा में दिखा दिया। अब हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। वो कहते हैं अब हमने हो गया, ये हमारा लंच हो गया, डिनर हो गया, आपका सत्कार हो गया, आपको सिनेमा भी दिखा दिया, हम इतने प्रेम से आपके साथ मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं, अब हमारा ये सत्कार अंतिम है, अब इससे आगे हम किसी का नहीं कर सकते। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होना चाहिए था, भावभीनी विदाई। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा जो शादी होती है जब दुल्हन विदा होती है ना उसको कहते हैं भावभीनी, अरे भाव से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता उमड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि आप आए बहुत अच्छा लगा, अरे और रुकते। तो इस तरह की जो विदाई होती है तो कह रहे हैं कि इसके बाद वो क्षण होना चाहिए था, तुम जा रहे होते, हम प्रेम से तुम्हें छोड़ रहे होते, तुम्हें रुकने के लिए कह रहे होते, तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, तो ऐसा होना चाहिए था, पर तुमने ऐसा किया ही नहीं, तुम जा ही नहीं रहे हो, तुम गए ही नहीं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब दूसरा दिन भी निकल गया और तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। अब जो है लेखक ये सुनते ही लेखक के तो होश उड़ गए, उसके लिए बहुत बड़ा आघात था। तीसरे दिन अतिथि कह रहा है कि धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यानी धोबी तो 2-3 दिन 4 दिन में कपड़ा लाएगा, यानी इसका जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ये कब जाएगा, ये तो अब धोबी को तीसरे दिन कपड़े दे रहा है। तो कह रहे हैं कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज हो गया मैं, और इसकी चोट बहुत ही मार्मिक थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा ये क्या हो गया, तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। वो कह रहे कि तुम्हारे सामीप्य, तुम्हारे साथ हम प्रेम से रहे, तुम्हारी समीपता मिली, लेकिन इस तरह ये जो समीपता थी, ये जो समय था, इस तरह रबड़ की तरह खींचेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि वो अतिथि जो है, जिस अतिथि देवो भव हमारे कहते हैं ना, अतिथि देवता होता है, तो कह रहे हैं मुझे लगा कि अतिथि या देवता नहीं होता हमेशा, वो तो मनुष्य होता है और कभी कभी राक्षस भी हो जाता है। हम इतना परेशान हो रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, और राक्षस की तरह घर में टिक गया है, तो फिर किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने उसे कहा कि अब मैं कुछ कह नहीं पाया, धोबी के लिए उसने कपड़े कहे, तो मैंने कहा अच्छा इतना तो मैंने बोला कि लॉन्ड्री में दे देते, जल्दी धुल जाएंगे, मनी मन इसलिए उसको जताने के लिए कि भाई धोबी तो कब देगा, तुम जाओगे कब, लॉन्ड्री में दे देते जल्दी हो जाएंगे। तो मनी मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है ना, इसी मनी मन में उन्होंने कि भाई लॉन्ड्री में देंगे तो चलो कल मिल जाएंगे, तो ये जाए तो सही। कहाँ है लॉन्ड्री, उन्होंने पूछा। चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा, है ना, मैंने उन्हें अपने कपड़े डाल के जाने लगे लॉन्ड्री की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई मतलब जैसे आश्चर्यचकित लेखक हुए थे उसी तरह उनकी पत्नी भी आश्चर्यचकित हो गई। अरे लॉन्ड्री पे कपड़े देने जा रहे हैं तीसरे दिन, कब कपड़े वापस आएंगे, कब ये जाएंगे। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर
बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जब कुछ वर्ष पहले जब मैंने इनकी बड़ी बड़ी आंखें देखी थी तब मैंने इनसे शादी करी थी, है ना। अकेलेपन की यात्रा समाप्त करने का मतलब कि विवाह करके दोनों एक साथ आ गए थे। पर लेकिन वो कहते हैं कि अब विवाह के बाद जब वो ऐसी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ देखती है तो मेरा मन छोटा होने लगता है। नहीं, मैं घबराने सा लगता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। वो कह रहे हैं कि उनकी भी आंखें इस बात से चौड़ी हो गई थी कि ये अतिथि अब ज़्यादा दिन तक ठहरेगा, क्योंकि ये तो भैया कपड़े धुलने दे रहा है ना। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। देखो कितनी अच्छे व्यंग तरीके से उन्होंने अतिथि जो परेशानी पैदा कर देते हैं कई बार अपने मेज़बान के लिए, तो उस समस्या का वर्णन इन्होंने इसमें किया है ना। आगे की कहानी हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।